हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। और एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द साइंस मित्रा यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हमने लेसन नंबर थर्ड और लेसन नंबर फोर्थ और फिफ्थ तीनों के जो कंबाइंड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उनकी एक सीरीज़ में हमने दो वीडियो बनाए। दो वीडियो में हमने डिस्कस किया, लगभग 10 क्वेश्चन डिस्कस हुए। 30-35 मिनट का एक वीडियो था, उसमें हमने डीपली हर ऑप्शंस पर, हर ऑब्जेक्टिव पर डिस्कस किया कि क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं और बन सकते हैं और बनने के चांसेस पूरे पूरे भी हैं। इसलिए हमने हर चीज़ पर डीपली कॉन्सेप्ट पर डिस्कस किया कि कॉन्सेप्चुअल सवाल ही बनेंगे वहाँ पे। तो थोड़ा सीरीज में आगे बढ़ते हैं। अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करते रहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन पढ़िए, अपना आंसर खुद देखिए और फिर उसके बाद में वीडियो से देखिए, मैच करिए कि आपका कॉन्सेप्ट वही तो है या नहीं है जो कि मैं बता रहा हूँ। यदि आप किसी और अप्रोच से आ रहे हैं और तुक्के में भी आंसर सही हो रहा है तो आप अपने उस तुक्के को सुधारिए। हर बार तुक्का लगाने का मौका नहीं मिलेगा और हर तुक्के में आंसर सही हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप समझ गए होंगे मेरी बात, ठीक है। थोड़ा सा यह है कि एडिटिंग का टाइम नहीं है तो थोड़ी सी जो वॉल्यूम है वो थोड़ी गूंज रही होगी या फिर कीपैड पे लिखते हुए एक्स्ट्रा आवाज़ें भी थोड़े बहुत आ रही होगी, तो थोड़ा सा प्लीज़ एडजस्ट करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट को देखकर हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ये सीरीज़ जैसे मैंने बनाई है, इन क्वेश्चनों को लिखने में 2-3 दिन लग गए पूरे, और पर डे मैंने 2-3 घंटे कम से कम इस पर खर्च किए होंगे, तब जाके क्वेश्चंस बने होंगे। कुछ अपने दिमाग से लाया, कुछ कहीं से क्वेश्चन पेपर निकाले, मतलब अलग अलग जगहों से देखना पड़ा। काफ़ी सोचने विचारने के बाद मैंने क्वेश्चंस निकाले, क्वेश्चंस बनाए खुद से। यदि मैं एग्जामिनर होता तो किस टाइप के क्वेश्चंस देता, और आपको ये पता है ऑप्शन सेट किया फिर उस हिसाब से कि ऑप्शंस ऐसे दिए जाएं ताकि ऑप्शन से भी नए क्वेश्चनों का स्ट्रक्चर जिस तरह से बन सकता है, नए क्वेश्चन जिस तरीके से पैदा हो सकते हैं, नए क्वेश्चन जिस तरीके से सोचे जा सकते हैं, उनके बारे में भी मैंने डिस्कस करना था। तो मैंने ऑप्शंस में वही ऑप्शंस रखे जिनके बारे में नए क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो काफ़ी टाइम लगा। उम्मीद है आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। हम चाहते हैं कि हमारी जो मेहनत है वो आपके काम आए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करेंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10 क्वेश्चन तक हम बात कर चुके थे, 11वें क्वेश्चन की बात है। गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में बदल सकते हैं। जी बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो भाई, मैं आपको पहले एमीटर के बारे में पूरा खेल समझा देता हूँ, ठीक है। एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में, ठीक है। एमीटर देखो कैसे बनता है भाई। एमीटर जो होता है ना, जैसे कॉन्सेप्ट समझोगे ना तो समझ में आएगा सब कुछ। ये आपका एक वायर है, रजिस्टेंस है, इसमें करंट आ रहा है आई। तो जो एमीटर है ना वो आपका सीरीज में लगता है, श्रेणी क्रम में लगता है। क्यों? क्योंकि करंट जब इसमें से गुजरेगा ना तभी तो ये करंट को नापेगा, तभी तो ये क्या करेगा, करंट को नापेगा। अब देखो, ये चाहता है कि करंट पूरा का पूरा करंट नाप ले, जरा भी कम नहीं होना चाहिए इसके यहाँ होने से, और जरा भी कम ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, इसका कोई प्रतिरोध नहीं होना चाहिए। यदि प्रतिरोध हो गया तो इसका मतलब करंट की वैल्यू घट जाएगी और असली करंट जो हम फ्लो कर रहे हैं वो आएगा ही नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि इसका रेजिस्टेंस हो ही ना, यानी इसका रेजिस्टेंस हमें क्या रखना है, किसी भी हाल में 0 रखना है। बट ये तो इम्पॉसिबल है कि रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाए, 0। जनरली नॉर्मल कंडीशन में 0 हो जाए, ये इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम से मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं। अब गैल्वेनोमीटर को कैसे काम में लें, ध्यान से देखना। ये मेरा गैल्वेनोमीटर है भाई, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, मुझे इसका रेजिस्टेंस कम करना है। तो आप देखना, मैंने इसी सीरीज़ में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब आप पैरेलल जोड़ते हैं, ठीक है, यानी 1/R1 1/R2 इक्वल टू 1/R, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस कंडीशन में समांतर क्रम में पैरेलल में जो भी आपका आंसर आएगा आर इक्वलेंट, वो सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी छोटा आएगा, यानी आर स्मॉल से भी छोटा आएगा। यानी मुझे इसका रेजिस्टेंस कम करना है तो इसके समांतर क्रम में एक रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, इस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस। और इसको इतना कम करना है कि मिनिमम से मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि जो आंसर आएगा वो छोटे से भी छोटा आएगा ना, तो मैं इसको बहुत छोटा रखूँगा, RS लिख देता हूँ, इसलिए इसको लिख देते हैं स्मॉलर शंट रेजिस्टेंस। ये ध्यान रखना, ऑप्शन आए तो शंट नहीं लिखना है, अल्प शंट प्रतिरोध लिखना है, ठीक है। स्मॉलर शंट रेजिस्टेंस लिखोगे आप। मेरी बात समझ में आई, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, तो जो करंट आएगा यहाँ पर आई, उसमें से इधर रेजिस्टेंस काफ़ी कम है तो अधिकतर करंट यहाँ पे जा चुका होगा इसमें से, तो मैं यहाँ पे बहुत मिनिमम करंट आएगा जिससे केवल गैल्वेनोमीटर की सुई हिल सके, इसलिए इसको मैं IG बोल सकता हूँ। और यहाँ पे हो गया I - IG, ठीक है।
आएगी होगी मेरी बात समझे। अब इसको कैसे चूज़ करूँ, कितना चूज़ करूँ, ये डिपेंड करता है कि मुझे एमीटर कैसा बनाना है। और ये मेरा एमीटर का खाका तैयार हो गया, यानी इस ए में ये सब कुछ छिपा होता है। गैल्वेनोमीटर में ऐसे जोड़ते हैं तब ये ए बनता है, ठीक है। अब देखिए, चूँकि ये समांतर क्रम है तो यहाँ पे वोल्टेज हमेशा सेम रहेगा। तो मैं कह दूँ गैल्वेनोमीटर पे जो वोल्टेज आएगा यानी करंट, गैल्वेनोमीटर में करंट और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बराबर इसके पैरेलल में जो भी जुड़ा होगा समांतर क्रम में यानी आर एस जुड़ा है, यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा उसके बराबर होएगा। तो रेजिस्टेंस आर एस और करंट है मेरा आई माइनस आई जी। तो आर एस की वैल्यू कितनी रखी जाए, इसके लिए मुझे इसको नीचे लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आई माइनस आई जी। इसमें से जो आई है वो ये है कि आपको एमीटर कितनी रेंज का बनाना है, यानी परास कितनी होनी चाहिए एमीटर की, यानी 10 वोल्ट, 10 एम्पियर का, 20 एम्पियर का ऐसे। और ये गैल्वेनोमीटर का करंट है, इसको फुल डिफ्लेक्शन करंट बोलते हैं, फुल डिफ्लेक्शन करंट यानी पूर्ण विक्षेप धारा। समझ में आया होगा कि मुझे शंट रेजिस्टेंस जोड़ना है, वो भी अल्प जोड़ना है, और क्यों जोड़ना है उसकी वजह पता लगी होगी, ठीक है। ऐसे मैं वोल्ट मीटर पे बात करता हूँ थोड़ी। देखो वोल्ट मीटर, जैसे ये रेजिस्टेंस है, वोल्ट मीटर जो है ना वोल्टेज नापता है, लेकिन वो इन किनारों के बीच का वोल्टेज नापता है। वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है लेकिन वो इन किनारों के बीच का वोल्टेज नापता है, ये फिक्स है। अब ध्यान से देखना, यदि वो इन किनारों के बीच का वोल्टेज नापता है तो जो करंट है भाई वो सीधा जाना चाहिए, तभी तो यहाँ पर वोल्टेज आएगा V बराबर आई आर, अदरवाइज वोल्टेज ही नहीं आएगा। यदि ठीक है, यदि करंट इधर आ गया तो पूरा करंट यहाँ पे जा नहीं पाएगा, आर में करंट नहीं गुजरा तो पूरा वोल्टेज भी नहीं आया। तो नापेंगे किसको, जब ढंग से सही जो वोल्टेज जाना चाहिए वही नहीं आ रहा, वोल्ट मीटर लगाने से तो गड़बड़ होगी ना। हम मशीन लगाते हैं उसका मतलब होता है हम नाप सके, उससे उनमें कोई एरर नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो आप वजन नाप रहे हो मशीन से, अब मशीन के ऊपर आप खड़े हो, 10 किलो के आप हो, जैसे ये मशीन आपकी, उसके ऊपर आप खड़े हो गए, मशीन नापने में काम आती है, ऐसा नहीं कि आप 10 किलो तो मशीन लगाने से आप 20 किलो हो जाओगे। आई मेरी बात समझे, मशीन का कोई रोल नहीं होना चाहिए ना आपके वजन में, क्लियर है। वैसे ही इस वोल्ट मीटर का कोई रोल नहीं होना चाहिए। तो हम चाहते हैं इधर करंट आए ना, यदि इसमें करंट नहीं आए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू मुझे इनफाइनाइट रखनी पड़ेगी, यानी बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी। अब अभी अपन ने कहा था कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, लेकिन इतना भी हाई नहीं होता कि करंट जीरो कर दे। तो हमें फिर श्रेणी क्रम में सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा जो कि बहुत उच्च होगा, इसलिए हम इसका नाम रखेंगे हाई रेजिस्टेंस आर एच। आई मेरी बात समझ में। अब ये कितना रखें, पता तो लग गया ना, हाई रेजिस्टेंस जोड़ना है, वो भी सीरीज में जोड़ना है गैल्वेनोमीटर के, तब हम वोल्ट मीटर बनाएंगे। यानी ये वाली जो ये जो चीज़ है ये वोल्ट मीटर हो गई, ये जो डब्बे में मैं बना रहा हूँ ये वोल्ट मीटर है। समझ में आया होगा, रीजन आपको समझ में आएगा, रीजन समझ में आ गया तो आंसर ऑटोमेटिक आप कर पाएंगे। अब कितना जोड़ना है ये भी मैं बता देता हूँ। उसके लिए अपन को देखना पड़ेगा वोल्ट मीटर कितना बनाना है। तो यहाँ पे देखो ये वोल्टेज है, ये वोल्ट मीटर का वोल्ट है, तो टोटल वोल्ट होता है टोटल करंट। चूँकि रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा तो करंट इतना ही आएगा कि इसके सू हिल सके, यानी आई जी। तो आई जी और टोटल रेजिस्टेंस होगा जी, और साथ में आर एच है, तो श्रेणी क्रम में है यानी सीरीज में है तो मैं लिखूंगा आर एच, ठीक है। इसको मैं नीचे ले आता हूँ तो वी अपॉन आई जी बराबर जी प्लस आर एच। तो आर एच की वैल्यू हो गई वी अपॉन आई जी माइनस जी, ये यहाँ पे कहानी यहाँ पे हो गई कंप्लीट। वी जो है वो वोल्ट मीटर की रेंज है कि आपको वोल्ट मीटर कितना बनाना है, 10 वोल्ट का बनाना है, 20 वोल्ट का बनाना है। आई जी के बारे में आपको पता ही होगा, फुल डिफ्लेक्शन करंट है। तो आपको पता लग गया, एमीटर बनाते समय आपको अल्प प्रतिरोध जोड़ना है, बहुत स्मॉलर जोड़ना है, शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, और वो जोड़ना है पैरेलल में समांतर क्रम में। लेकिन जब वोल्ट मीटर बनाना है तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में हाई रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा, और उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम होगा। अब परिनालिका के बारे में बात करते हैं, मैं यहाँ परिनालिका के बारे में बात कर लेता हूँ। ये एक कॉइल होती है, मतलब एक कुंडली बोल दो इसको ऐसे, ठीक है, एक नली बोल दो, नली के ऊपर खूब सारे फेरे लपेटे होते हैं। तो इसके यहाँ पर अंदर अक्ष पर, अक्ष बोल सकते हो इसको, अक्ष कह दो, एक्सिस बोल दो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आता है, उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट स्मॉल एन आई। स्मॉल एन यहाँ पर क्या है, एकांक लंबाई में फेरे, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये है। यदि मान लो मुझे कुल फेरे दे रखे हो, यानी इसका मतलब है 1 मीटर में कितने फेरे हैं, है ना, एन का मतलब स्मॉल एन का। तो 1 मीटर में फेरे निकालने तो मैं ऐसे भी तो निकाल सकता हूँ, कुल फेरे बटा कुल लंबाई, कुल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय कुल लेंथ,
ठीक है, और साथ में आई। तो ये दो इसके फॉर्मूले हैं। अच्छा, इसमें जो भी फील्ड आता है, मैग्नेटिक फील्ड आता है, बाहर के साइड में, इसके बाहर बी आउट यानी एक्सटर्नल जीरो होता है। बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? जीरो। जो भी होगा वो अंदर होगा, इनके यहाँ पर होगा और कहीं नहीं होगा। तो इसकी फील्ड लाइन्स ऐसे, फील्ड लाइन्स कैसे बनेगी? समांतर लाइन, पैरेलल लाइन्स बनेगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, वो भी अंदर बनेगी। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा इसका करेक्ट आंसर है, बी मेरा गलत है। स्मॉल लाइन का ध्यान रखना, स्मॉल लाइन आता है इसमें। ये जो है ये कहाँ पर आता है? ये जो कोयल के सेंटर पे आता है। कोई भी कोयल हो, ऐसे कुंडली हो, उसका जो सेंटर पॉइंट है, उसका जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर आता है। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा कॉल आ गया तो वाइब्रेशन आ गया फ़ोन में, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बंद किया पहले। हाँ, सेंटर पॉइंट पे आता है। कोयल के सेंटर पॉइंट पे जो भी आता है ना, वो मैक्सिमम फील्ड होता है। ध्यान रखना, कैसा होता है? मैक्सिमम, ठीक है। ये कैसा, ये कहाँ पर पैदा होता है? ये पैदा होता है सीधे तार में, स्ट्रेट वायर। कहाँ पर पैदा होता है? स्ट्रेट वायर में पैदा होता है, सीधे तार में पैदा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब मूव करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं फिर हम, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, बी सेंटर और बी रेशियो में है, बी एक्स बराबर आर ज्ञात करना। बहुत अच्छा सवाल है, करके दिखाते हैं आपको, ठीक है, पूछ लेता है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एक्सिस का, अक्ष पर चलने का फॉर्मूला होता है म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब आपको निकालनी है इस लोकेशन पे, x बराबर आर पर चेक करना है, ठीक है। करते हैं, b बराबर x बराबर आर पे चाहिए ना आपको, x बराबर आर पे, तो मैं इसके साथ साथ लिखता चलता हूँ। ये आपका है x बराबर आर पर म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, और x की जगह भी क्या लिख देता हूँ? आर स्क्वायर। बहुत फेमस सवाल है, इसलिए मैं इसको लेके आया था, ठीक है। कई बार x बराबर r/2 पे भी पूछ लेता है, ठीक है। ये एक बार करके दिखा रहा हूँ, बाकी आपको याद करना बता दूंगा कैसे याद करना है। म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर, एक्स की जगह मैंने आर रखा है भाई, देखो यहाँ पे, यहाँ एक्स है, यहाँ पे मैंने आर रखा है, एक्स का स्क्वायर है तो ये आर का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ठीक है। टू एक आर स्क्वायर दोनों मिलके कितना आर स्क्वायर हो गए? 2r स्क्वायर की पावर 3/2। बी एक्स बराबर आर म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर 2। अब ध्यान से देखना, ये जो 2r स्क्वायर है ना, इसकी पावर है 3/2। देखो 3/2 का मतलब होता है डेढ़ पावर, 1.5 कह सकता हूँ। 1.5 का मतलब है कोई भी चीज़ एक तो पूरा हो, मल्टीप्लाई दूसरी आधी पावर में यानी अंडर रूट में हो, ऐसे समझ लो। डेढ़ पावर का मतलब है या तो पूरी हो, जैसे मैंने लिख दिया x की पावर 3/2, इसका मतलब एक तो x लिख देता हूँ एक पावर में, एक आधी भी लिखनी है ना, आधी को मैं अंडर रूट में लगा देता हूँ, ठीक है। अंडर रूट मतलब यार x की पावर हाफ हो गई ना, तो x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर हाफ, ये मिला के x की पावर 3/2 होती है। तो मैं ऐसे बता देता हूँ आपको ताकि याद रहे, आसान रहे। तो 2 को पहले लिखो डेढ़ पावर में, तो मैं लिखूंगा 2, एक तो ये हो गई और एक आधी हो गई, 2 अंडर रूट 2। आर स्क्वायर को लिखो, आर स्क्वायर और एक आधी और लिख दो, आर स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ, समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। बी एक्स बराबर आर इक्व टू म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर। डेढ़ पावर लिखनी है तो क्या करना है आपको? एक तो पूरा लिख देना है और उसके साथ में वही संख्या अंडर रूट के साथ लिख देनी है, ठीक है। अब ठीक है, आगे चलते हैं, रुको एक मिनट। हाँ ठीक है, मैं इसको ऐसे लॉक लगा दूँ स्क्रीन पे, वरना टच होने से कोई इधर उधर टच हो जाता है ना, तो कुछ और ऑप्शंस खुल जाते हैं। इसको लिख देता हूँ 2 अंडर रूट 2, आर स्क्वायर तो ऐसे लिख देता हूँ। ये जो आर स्क्वायर इसके ऊपर अंडर रूट है, तो अंडर रूट में आर स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पे केवल आर बचेगा। ये स्क्वायर जो है वो कट जाएगा इस अंडर रूट के साथ में। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में यहाँ काट देता हूँ। बी एक्स बराबर आर, मेरे पास फॉर्मूला हो गया म्यू नोट एन आई। इस 2 को मैं इधर ले लेता हूँ, इस आर को मैं पहले लिख देता हूँ, बाकी नंबर को मैं ऐसे लिख देता हूँ। ये जो 2 अंडर रूट 2 है इसको अलग लिख देता हूँ। क्यों लिखा आपको भी समझ में आ जाएगा, आगे चलते हैं। ये जो फॉर्मूला है ना भाई, ये सेंटर का फॉर्मूला है, तो मैं इसको लिख देता हूँ सेंटर यानी केंद्र 1/2√2। अब देखो मुझे चाहिए क्या, केंद्र ऊपर चाहिए, सेंटर ऊपर चाहिए, तो सेंटर ऊपर है, इसको मैं नीचे ले आता हूँ और ठीक है, ऐसे लिख दूँ बी एक्स बराबर आर। देखो अभी थोड़ा सा आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसके नीचे ले आता हूँ इधर, तो ये होगा बी सेंटर, ये हो गया 1/2√2। बट मुझे सेंटर ऊपर चाहिए भाई,
तो इसको उल्टा घुमाओ, सेंटर ऊपर आ जाएगा, x बराबर r इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा सॉरी 2√2/1। तो आप रेशियो याद रखिएगा, सेंटर का और x बराबर r का रेशियो आता है, सेंटर यदि ऊपर हो तो 2√2 अब रेशियो 1। वैसे यदि सेंटर, एक और लिख के देता हूँ मैं आपको, वैसे यदि आपका b सेंटर जो है यदि आपको b x = r/2 पे चाहिए हो तो ये रेशियो आता है 0.72 b सेंटर। आई मेरी बात समझे, 8/5 b सेंटर, ये फॉर्मूला निकलेगा r/2 पे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, आधी रेडियस पे इतना फॉर्मूला निकलता है, आधी त्रिज्या पे इतना फॉर्मूला निकलता है, और पूरी त्रिज्या पे मैंने आपको निकाल के दी, ये फॉर्मूला आता है, याद रह जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद कर लो, ये वाले को, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आई होगी मेरी बात। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अभी तो काफ़ी सवाल बचे हैं भाई, बहुत लंबी सीरीज बनी है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि दो समांतर धारावाही चालक तार, पेन चेंज कर लेते हैं अपन, थोड़ा सा काम आएगा। दो समांतर धारावाही चालक तार जो परस्पर एकांक दूरी पर स्थित हो, यानी दो कंडक्टर्स है, पैरेलल है, समांतर रूप से जुड़े हुए हैं, एकांक दूरी पर स्थित है, यानी 1 मीटर डिस्टेंस पे स्थित है, यानी दो वायर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर है। उन दोनों में एकांक धारा प्रवाहित हो रही है, दोनों में एक करंट फ्लो हो रहा है, यानी इसमें भी आपका एक करंट आ रहा है, इसमें भी आपका 1 एम्पियर करंट आ रहा है। तो इन पे बल कितना लगेगा, आपने पढ़ा होगा, जब एक दूसरे पे बल लगाएंगे, एक दूसरे पे बल लगाएंगे तो उसकी वैल्यू होगी 2 × 10⁻⁷ N/मीटर, यानी ये फॉर्मूला आंसर ही हो गया। वैसे फॉर्मूला ये है, लेकिन डायरेक्ट वैल्यू ये आती है। ये एक वायर होता है, जो वायर किसी चुंबकीय क्षेत्र में पड़ा हो थीटा कोण पर, तब लगता है, तो ये इसमें लग ही नहीं सकता, और ये तो चांस ही नहीं है। ठीक है, ये तो दो चार्जेस के बीच के लगने के लिए, इसका हमने जो पहला वीडियो था उसमें हमने इस बारे में जिक्र किया था। ठीक है, तो आपका होगा आंसर 2 × 10⁻⁷ N/मीटर। ठीक है, चलिए, ये 1 एम्पियर की मानक परिभाषा में आता है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है जो 1 एम्पियर की, उसमें आता है ये। ठीक है, चलिए आगे बात करें नेक्स्ट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, यानी जो आपके डायमैग्नेटिक मटेरियल है उनकी जो मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी है वो कैसी होती है, थोड़ी इसके बारे में बात करता हूँ। पहले मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी उठाता हूँ मैं। ठीक है, काइएम, थोड़ा सा पेज को होल्ड कर दूँ मैं। काइएम जो होती है ना भाई, दो टाइप की हो सकती है, नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव में भी दो टाइप की होती है, एक होती है लो यानी कम, एक होती है हाई यानी ज़्यादा। हाई जो होती है ना, ये तब होती है जो सबसे ज़्यादा चुंबक बनना चाहता हो, और सबसे ज़्यादा चुंबक बनेगा लो चुंबकीय यानी फेरोमैग्नेटिक, है ना। जो कम बनना तो चाहता है लेकिन बन कम पाता है, वो है अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक। नेगेटिव, जो चुंबक बनना ही नहीं चाहता, जो चुंबक से दूर भागता है, ये है प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक। साइन का तो आपको पता लग गया होगा। लो मतलब जैसे 1 2 ऐसे, हाई मतलब जैसे 80 500 50 ऐसे। ठीक है, तो आपको ये पता ही लग गया होगा कि जो काइएम है वो नेगेटिव होगी, किसकी, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की, डायमैग्नेटिक मटेरियल की, वो नेगेटिव होगी। पॉजिटिव मैंने आपको बता ही दिया किसके लिए होगी। अच्छा, इसकी जो फॉर्मूला है काइएम का, वो होता है I/H। ठीक है, कई बड़ी किताबें इसको कैपिटल M से लिखती है। ठीक है, मैं कैपिटल M से नहीं लिखता क्योंकि आई का खुद का फॉर्मूला कैपिटल M/V होता है, इसलिए तो कंफ्यूज होता है, इसलिए, है ना। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यानी ये यूनिटलेस है, यानी ये विमाहीन है और मात्रकहीन भी है। ठीक है, यानी इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होती, यानी ये डायमेंशनलेस नंबर है। लगभग आपको इसके बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है। ठीक है, चलिए आपको ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 17 क्वेश्चन है हमारा, लो चुंबकीय पदार्थों में चुंबकत्व का कारण क्या है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में चुंबकत्व का कारण क्या है, कहाँ से मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी आती है, वो चुंबक बनने की कोशिश करते हैं तो कैसे बन रहे हैं, वो ऐसा क्या सीन है कि वो चुंबक बन रहे हैं, तो इस बारे में थोड़ी बात करते हैं। देखो, युग्मित इलेक्ट्रॉन, जो पेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमेशा प्रतिचुंबकीय में आते हैं, प्रतिचुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक में, और यही वजह होती है कि ये चुंबक से दूर भागते हैं, चुंबक से दूर, ये चुंबक बनना ही नहीं चाहते, और इसी वजह से इनकी काइएम की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होती है। आई मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, तो इनका जो टेम्परेचर का ग्राफ है काइएम का, यहाँ बना के देता हूँ मैं।
काइम का टेम्परेचर के साथ ग्राफ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाने से चुंबक का गुण खत्म होता है, चुंबक जो मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी वो खत्म होती है। अरे ये तो पहले से ही खत्म है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कांस्टेंट ग्राफ आता है ऑलमोस्ट, ठीक है। कई लोग ऐसे बनाते हैं, कई लोग नेगेटिव ग्राफ भी बनाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये आता है अनुचुंबकीय पदार्थों में। अनुचुंबकीय पदार्थ किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं पैरामैग्नेटिक को। किसको बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक को। इनकी काइम जो होती है वो पॉजिटिव होती है, बट थोड़ी कम होती है, बहुत कम होती है, यानी लो बोल सकता हूँ, यानी 1 2 3 5 इतना लगभग, ठीक है। इसके लिए अब देखो, ये पहले ही चुंबक बन रहे हैं और चुंबक का थोड़ा गुण है इनमें कम है, और उसमें भी टेम्परेचर बढ़ाने पे इनकी ये गुण भी खत्म हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी भी इनकी खत्म हो जाएगी, इनकी मैग्नेट बनने की जो कैपेसिटी वो भी खत्म होने के कगार पे आ जाएगी। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए इनका ग्राफ ऐसे बनता है, काइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। डोमेन, डोमेन यानी एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप की साइज होती है लगभग 10⁻11 एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स एटम्स होते हैं इनमें, है ना, 10⁻11 एटम्स होते हैं, एटम्स अणु बोल सकते हो, ठीक है। इनके लिए भी काइम ऐसा ही होता है, वही जो नेगेटिव प्रॉपर्टी टाइप का होता है, ठीक है। डोमेन जो होता है ना, वो मिलता है लौह चुंबकीय पदार्थों में, यानी फेरो में। तो डोमेन की वजह से लौह चुंबकीय पदार्थ यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय पदार्थों में पाए जाते हैं, और युग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डायमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय पदार्थों में पाए जाते हैं। तो हमसे पूछा गया लौह चुंबकीय पदार्थ में क्या वजह है? लौह चुंबकीय पदार्थों की वजह है ये डोमेन। इनकी साइज 10⁻11 आइटम होती है, और इनकी जो काइम है वो इस हिसाब से टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी प्रॉपर्टी खत्म होती है। जैसे फेरस के लिए मैं कहूँ, वो टेम्परेचर होता है 1043 केल्विन। इस टेम्परेचर के बाद में इनकी प्रॉपर्टी खत्म होने लगती है, इसलिए उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्यूरी ताप। क्या बोलते हैं? क्यूरी ताप। आपने सुना होगा ना, क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। यह है फेरस के लिए। निकल के लिए बात करता तो ये लगभग 631 केल्विन होता। 1043 केल्विन तक फेरस को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी प्रॉपर्टी खत्म नहीं होती, उसका चुंबक बनने का गुण खत्म नहीं होता। लेकिन जैसे ये टेम्परेचर हाई होता है, इसका गुण खत्म होने लग जाता है, इसलिए इस टेम्परेचर को क्यूरी ताप बोलते हैं। क्यूरी ताप के बाद में ये जो होता है लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थों में बनने लगता है, इसकी प्रॉपर्टी धीरे धीरे कम होती जा रही है। भैया आई मेरी बात समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, ठीक है, समझ गए होंगे मेरी बात पूरी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा कहता है, एम्पियर मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक है? ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट जो है वो एम्पियर मीटर है? अब ध्यान से समझना, एम्पियर मीटर ध्रुव प्रबलता का मात्रक होता है। एम्पियर मीटर सबकी यूनिट में यहाँ पे ले लेता हूँ। चुंबकन तीव्रता, इसको मैं आई बोलता हूँ, इसका फॉर्मूला होता है m/v। चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम यानी आयतन। चुंबकीय आघूर्ण बटा आयतन लिख देता हूँ, चुंबकीय आघूर्ण बटा आयतन यानी मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। इसकी यूनिट होती है एम्पियर अपॉन मीटर। चुंबकन क्षेत्र H बोलते हैं इसको, इसका फॉर्मूला भी होता है एम्पियर अपॉन मीटर, ठीक है। कई तो ऐसे बोलते हैं, एक ओरस्टेड भी होता है, सुन लेना, ओरस्टेड मैं पढ़ाता हूँ क्लास में, है ना। ओरस्टेड सबसे पहले इसी ने इसकी खोज करी थी। चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट, इसका फॉर्मूला, इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ओरस्टेड में भी नाप सकते हैं और इसमें भी नाप सकते हैं, एम्पियर अपॉन मीटर पे भी नापते हैं, ठीक है। चुंबकन क्षेत्र, एक होता है चुंबकीय क्षेत्र जिसको बी से लिखते हैं, जिसे टेस्ला लिखते हैं, बी है वो टेस्ला से नापा जाता है। समझ में आई मेरी बात? इसको गाउस से भी नाप सकते हैं, एक गाउस, और एक गाउस में होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। ये सब भी बातें आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी। तो एम्पियर मीटर पूछा है तो ध्रुव प्रबलता यानी पॉली स्ट्रेंथ इसकी सही करेक्ट आंसर है। ये दो ऑप्शन सी और बी जो कि है आपका आई और एच, उन दोनों की यूनिट एम्पियर अपॉन मीटर होती है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हमसे पूछा गया एम्पियर मीटर, गलती से भी थोड़ा भी कंफ्यूज हो गए तो हम गलत करके आते हैं, ठीक है। वो गलती तो नहीं दोहरानी हमें, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से आपको समझाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखो फिर वही सवाल आ गया, अभी पढ़ा था भाई, अभी थोड़ी देर पहले देखो यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे देखो क्यूरी ताप क्या होता है, पढ़ा था ना, ठीक है। क्यूरी ताप वो टेम्परेचर जहाँ पर जो लोह चुंबकीय पदार्थ है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, वो अनुचुंबकीय पदार्थ यानी पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट होते हैं, यानी इनकी जो प्रॉपर्टी है वो खत्म होने लगती है, इनका जो मैग्नेट का गुण है वो कम होने लगता है, इसलिए ये लोह चुंबक से अनुचुंबक यानी फेरो से पैरा में कन्वर्ट हो जाते हैं, फेरो से पैरा में कन्वर्ट होते हैं। आगे आइए, सवाल हमारा ये रहा, ये किसके लिए है? ये है फेरस के लिए। ये किसके लिए है? ये है निकल के लिए। इसका कोई लेना देना नहीं, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं। समझ गए होंगे मेरी बात, ठीक है। क्या होता है इस टेम्परेचर पर? जो फेरो होता है वो काय में कन्वर्ट होता है? पैरा में।
यानी जो लोह चुंबकीय पदार्थ है ये कहीं में होता है अनुचुंबकीय। इनकी गुण याद लोह चुंबकीय में जैसे फेरस निकल ही आ गया, इसमें आ गया कैल्शियम CuCl2, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। किसी धारावाही वर्ताकार कुंडली या पास के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र होगा। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होता है? किसी लूप में। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना वो केंद्र पर होता है, सेंटर पे। ध्यान रखना, सेंटर का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, μ0 n/2r। ये ध्यान रखना, सेंटर पे सबसे ज़्यादा होता है। x/r पे क्या होता है? सेंटर पे जो होगा उसका होगा 1/2√2, ये होता है ना, ठीक है। x/r पे क्या होगा? x बराबर r/2 पे अभी पढ़ा था। सेंटर का जो होगा उसका होगा 8/5 पढ़ा था, अभी बोला था मैंने, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है मैंने शुरू में। अक्ष पे तो फॉर्मूला होता है μ0 n/r² टू r² + x² की पावर 3/2। बड़े काम की चीज़ है, सेंटर पे होता है। अच्छा, ग्राफ कैसे बनना चाहिए इसका? ग्राफ भी पूछा जा सकता है। b और r का ग्राफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। देखा होगा आपने, व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ ऐसा आएगा। तो b व्युत्क्रमानुपाती r, कुछ भी किसके भी लिखो, सीधा तार होता, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, स्ट्रेट वायर यानी सीधा तार। तो उसके लिए फॉर्मूला होता μ0 I/2πr। तो उसके लिए भी ग्राफ ये आता BR। डिस्टेंस के साथ व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ ही आएगा बी का, ऐसे आता, थोड़ा डाउन छोटा है, ऐसे आता, यानी बी व्युत्क्रमानुपाती आर ही आता। ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो थोड़ा अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन भी देखिए, निम्न में से सही है, कौन सा सही है भाई? मैं थोड़ी सी स्पेलिंग, थोड़ी मिस्टेक हो गई है, थोड़ा सा स्पेलिंग्स आप देख लीजिए करेक्ट की, जो भी है ना। सही कौन सा है? तो देखो सही तो ये है मेरे हिसाब से। अच्छा एक बात और, μr को मैं लिख सकता हूँ μ/μ0, काय को लिख सकता हूँ मैं I/h। तो कहीं ना कहीं ये भी सही है। तीसरा, I/h को मैं लिख सकता हूँ, I को लिख सकता हूँ m/v, ठीक है। क्या लिखा जा सकता है? m/v। h को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा एक बात और बता दूँ, ये जो फॉर्मूले की स्टार्टिंग लाइन है ना वो यहाँ से होती है h/h + I। तो कहीं ना कहीं h और I को मैं लिख सकता हूँ m/v। ये इस फॉर्मूले को स्टार्ट करने की पहली लाइन है। आप डेरिवेशन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। सॉरी, यहाँ पे μ0h और μ0I आता है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं μ0h μ0I। और इस ऑप्शन को मैं देखूँ तो ये ऑप्शन नंबर बी पर जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी मेरा करेक्ट आंसर है। ये 3 ऑप्शन क्यों दिए हैं? ये 3 ऑप्शन इसलिए दिए क्योंकि न्यूमेरिकल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऑप्शन क्यों दिया? ये इसलिए दिया कि ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझे पता है, और कंफ्यूज की स्थिति में आप गलत करते हैं, ये आपको पता है। आ गई होगी मेरी बात आपको समझ में अच्छे से, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है, ये जो क्लास है वो इतनी रखेंगे अपन। 21 क्वेश्चन हो गए, ऑलमोस्ट 10-12 क्वेश्चन और बच रहे हैं, तो उनकी हम नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको फाइनल कर दूंगा। फाइनल मतलब लेसन नंबर आपका 3rd, 4th और 5th जो है उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसमें आ जाएंगे। और भी कुछ बच जाएगा तो हम एक बार रिवाइज पूरे चैप्टर्स एक बार ले लें। उसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन मेरे हाथ में आते हैं, धीरे धीरे देखता हूँ, तो उनकी एक वीडियो और हम बना देंगे। जो भी कुछ छोटा मोटा छूट गया, क्योंकि कितना भी दिमाग लगा लो यार कुछ तो रह ही जाता है, कितना भी समेट लो यार कुछ तो रह ही जाता है, क्योंकि प्रेशर तो है ही माथे में, मेरे भी है कि कुछ छूटे ना। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि ना छूटे, बट फिर भी मैं श्योर हूँ कि मैंने अच्छे से कोशिश की है। एक भी सवाल मैंने छोड़ा नहीं है, लगभग सारे लेसन को कवरअप किया है। लेकिन फिर भी एग्जामिनर है यार, पता नहीं मैं क्या सोच रहा हूँ और वो क्या सोच रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, मज़ा आया है, आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है, सेल्फ एग्जामिन करने के बाद आपको लग रहा है कि हाँ मज़ा आ गया, चैप्टर मुझे समझ में आ रहा है, चैप्टर से रिलेटेड छोटे मोटे सारे क्वेश्चन इस तरह के जो ऑप्शन क्वेश्चन है वो मेरे भाई सही होने वाले हैं, इतना कॉन्फिडेंस यदि आपको आ गया तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। मज़ा आए तो आगे वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, कमेंट जरूर करिए। मज़ा आता है जब मैं पढ़ता हूँ कि आपकी राय क्या है, आपको समझ में आ रही नहीं आ रही। थोड़ा वॉल्यूम पे फ़र्क आएगा, मैंने आपको कहा था कि आवाज़ थोड़ी गूंज रही होगी, क्योंकि एडिटिंग करने का टाइम नहीं, और जिस रूम में मैं बैठ के बना रहा हूँ काफ़ी टाइम लग रहा है, तो वहाँ थोड़ी सी आवाज़ गूंजती है, थोड़ा इको आता है, आप समझ गए होंगे, एको आता है थोड़ा सा, ठीक है, गूंजती है। ध्वनि परावर्तित तो क्या आती है,
आप अगले लेसन में पढ़ेंगे, जब 9th चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पर अपवर्तन परावर्तन है ना, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, तो वहाँ और बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक आपको, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो अपने थोड़ा सा रिवाइज, और रिवाइज भी करिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिवाइज करिए। यदि आप रिवाइज नहीं करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, एक एक बार पढ़ने से नहीं होता है, ठीक है। और आपको ऑल टाइम फ़ोन लेके नहीं बैठना है, ये तब करना है जब आप पूरा पढ़ चुके हो, भाई थक गए, अब तो मन नहीं है, आप कुछ मज़ा कर ले। तो लोग इंस्टा चलाएंगे, कोई फेसबुक चलाएगा, कोई स्टेटस देखेगा, कोई स्टोरी देखेगा, कोई रील्स देखेगा। अभी एग्जाम तक ये सब बंद करिए, आप वीडियो देखिए, थोड़ा सा वीडियो देखिए, मज़ा आएगा, ठीक है। आपका दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा, मोबाइल भी चलने की जो लत है वो भी हो जाएगी पूरी, आपकी जो तलब आपको आ रही मोबाइल चलाने की वो भी हो जाएगी, और साथ में आपका रिवाइज भी हो जाएगा और चैप्टर भी याद हो जाएगा, ठीक है। सोने पे सुहागा जैसा काम है आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।